अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने कहावत और रूढ़ी प्रयोग उसके बारे में मालूमात हासिल की थी। उम्मीद करती हूँ कि रूढ़ी प्रयोग और कहावत आपको समझ में भी आए होंगे और आपकी टेक्स्ट बुक में, किताब में जितने भी रूढ़ी प्रयोग और कहावत है वो आपने पढ़ भी लिए होंगे और जो भी होमवर्क आपको दिया गया था वो आपने नोट में कंप्लीट कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हुए एक नया काव्य जिसका नाम है दीवान खानामा पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर काव्य है ये। दीवान खानामा, इसका अर्थ होता है हमारे घर में जो आगे का मेन हॉल होता है, जहाँ सबकी बैठक होती है या मेहमान भी जहाँ आकर बैठते हैं, उसे दीवान खाना कहते हैं, जैसे मेन हॉल। तो यहाँ दीवान खाने के ताल्लुक़ से इंसान अभी के जदीद वक्त में कितना अकेला हो गया है और जो उसके रिश्ते हैं, जो संबंध है, उसकी कमी वो कैसे साधनों से पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में तो वो अकेला ही रह जाता है। ऐसा यहाँ दीवान खानामा काव्य के ज़रिए कवयित्री पन्ना नायक ने हमारे सामने ये ख्याल पेश किया है। तो काव्य 11 दीवान खानामा, इसकी लेखिका है, कवयित्री है पन्ना नायक। यहाँ आप उनकी तस्वीर देख सकते हो। आगे बढ़ते हुए पन्ना नायक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो पन्ना धीरजलाल नायकનું वतन सूरत, मतलब ये जो कवयित्री है इनका वतन सूरत है, जहाँ हम रहते हैं। हाल तेओ अमेरिका में वसे छे, लेकिन अभी जदीद वक्त में अभी वो अमेरिका में जाकर बस गए हैं, अमेरिका में रहते हैं। प्रवेश फिलाडेल्फिया, निस्बत, अरसपरस, चेरी ब्लोसम्स અને ફ્લેમિંગો વગેરે તેમના કાવ્ય સંગ્રહો છે। રંગ ઝરુકે એ તેમનો 11 દીર્ઘ કાવ્યોનો સંગ્રહ છે। વિદેશીની ગ્રંથમાં તેમની તમામ કવિતા સંગ્રહિત થઈ છે। नारी संवेदनानी अभिव्यक्ति ये तेमनी खास ओळख छे। आप यहाँ देख सकते हो कि उनकी अलग अलग कृतियाँ जो है यहाँ दी गई है। तो ये जो पन्ना नायक है, इनका वतन सूरत ही है और हाल वो अमेरिका में है। काफ़ी उनके काव्य संग्रह भी है और उनके जो 11 दीर्घ काव्य है उसका संग्रह उन्होंने रंग झरूका नाम के काव्य संग्रह में किया है। और ये जो विदेशीनी ग्रंथ है उसमें उनकी तमाम कविताएँ संग्रहित है। उन्होंने जितना भी मतलब साहित्य कविता की शक्ल में लिखा है वो ये विदेशीनी जो ग्रंथ है उसमें संग्रहित है। अब नारी संवेदनानी अभिव्यक्ति तेमनी खास ओळख छे। यहाँ क्या कहते हैं कि नारी संवेदना मतलब जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, इनके जो जज्बात है, इनकी जो संवेदनाएं, इनकी जो लागणी है, इनको अभिव्यक्त करना, मतलब इसको पेश करना, ये उनकी सबसे खास पहचान है। एक नारी होने के नाते उन्होंने नारी संवेदना को अभिव्यक्त किया है अपने काव्यों में। तो ये काव्य में वो क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। अमेरिका में वसता कवयित्री आधुनिक माणसनी एकलता અને नारीનું संवेदन असरकारक रीते आलेखे छे। यानी अमेरिका में रहकर ये जो कवयित्री है वो जदीद वक्त का इंसान कितना अकेला है, या एक स्त्री के जो संवेदना है, उसके जो जज्बात है, उसको ये काव्य के ज़रिए उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे सामने पेश किया है। आज संबंधों वच्चेનું अंतर વધતું જાય છે। जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे रिलेशन है, उसके बीच में क्या बढ़ता जा रहा है, अंतर यानी फासले बढ़ते जा रहे हैं। घरना दीवानखानाમાં પડદા, લેમ્પ, ગાલીચા, સોફા વગેરે તો સરસ રીતે ગોઠવી દીધા, એથી દીવાનખાનું સુશોભિત થયું। પણ પછી નાયિકા જાતને પૂછે છે કે આ બધામાં મારું સ્થાન ક્યાં, હું મને ક્યાં ગોઠવું, તે પોતાનું કેન્દ્ર શોધી શકતી નથી। क्या कहते हैं कि जो दीवान खाना, जो ये काव्य का शीर्षक है, हेडिंग है, तो दीवान खाने के यानी आगे के जो मेन हॉल है उसके पर्दे, लैंप, गालीचे, सोफ़ा बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपनी जगह पे रख दिया है और दीवान खाना उससे बहुत ही सुंदर भी लग रहा है, सुशोभित हो उठा है।
लेकिन ये सब करने के बाद नायिका के मन में ख्याल आता है कि ये सब चीज़ों को तो मैंने उनका मन पूछकर उनका स्थान दे दिया, लेकिन ये सब में मैं अपना स्थान कहाँ बनाऊँ, मैं कहाँ अपने आप को एडजस्ट करूँ, मैं कहाँ इन सब में फिट हो सकती हूँ। और इस तरह वो अपना केंद्र यानी अपना मरकज़ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो मिलता नहीं है और वो एकलता का अनुभव करती है, अकेलेपन का एहसास करती है। उसी बात को यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवियत्री ने हमारे सामने पेश किया है। माणस સંબંધની જગ્યા સાધનોથી ભરી તો શકે, પણ પછી એકલતા પણ અનુભવે અને તેની વેદના કાવ્યમાં સરસ રીતે વ્યક્ત થઈ છે। कहते हैं कि इंसान जो रिश्तों की जगह है, संबंध की जो जगह है, वो साधनों से भर लेता है, हर फैसिलिटी अपने घर में कर लेता है कि उसे कोई भी फैसिलिटी की कमी महसूस न हो। लेकिन एक इंसान होने के नाते जो उसका एक दूसरे इंसान के साथ जो संबंध है, समाज में रहते हुए जो उसे रिश्तेदारी निभानी है या सबके साथ मिलजुल कर रहना है, अगर वो ही दौलत उसके पास नहीं है तो सब साधन होने के बावजूद भी वो अकेला हो जाता है। और वही अकेलेपन का यहाँ कवियत्री ने उल्लेख किया है और किस तरह ये एकलता दुख देती है, वेदना देती है, उसका बहुत ही अच्छा जो दृश्य है वो दीवान खाना के ज़रिए कवियत्री ने हमारे सामने रखा है। काव्य रीडिंग करते हैं। दीवान खाना ने व्यवस्थित करूँ छूँ, घड़ी अहीं घड़ी तहीं, विविध फेरफार थी वस्तुનું मन પૂછી પૂછી ગોઠવણી કરું છું। સોફા અને લેમ્પને નવું સ્થાન આપ્યું, બારીના પડદા બદલી કાઢ્યા, જૂના ગાલીચાની જગ્યાએ વોલ ટુ વોલ કાર્પેટ નખાવી દીધી, સુશોભનને પ્રસન્ન થાય છે દીવાનખાનું, સઘળું બરાબર થાય છે ત્યારે જ છટકે છે મારું મન, આ બધામાં મને ક્યાં ગોઠવું, કેન્દ્ર શોધું છું જ્યાં હું સરખું બેસી શકું, પણ બારી કનેથી રસ્તો નિહાળતી હું ઊભી જ રહું છું। यहाँ पूरे काव्य में किस तरह उसने दीवान खाने को सजाया है और उसके बाद में कैसे अंत में वो अकेली हो जाती है, उसके बारे में हमें काव्य में बताया गया है। उसकी समझूती के साथ देखेंगे काव्य। तो दीवान खाना ने व्यवस्थित करूँ छूँ, घड़ी અહીં ઘડી તહીં, વિવિધ ફેરફારથી વસ્તુનું મન પૂછી પૂછી ગોઠવણી કરું છું, સોફા અને લેમ્પને નવું સ્થાન આપ્યું, બારીના પડદા બદલી કાઢ્યા, જૂની ગાલીચાની જગ્યાએ વોલ ટુ વોલ કાર્પેટ નખાવી દીધી, સુશોભને પ્રસન્ન થાય છે दीवानखाનું। इसकी समझूती देखेंगे। सबसे पहले तो ये काव्य का साहित्य प्रकार अछांदस काव्य है। अगर आपको 1 मार्क में सवाल पूछा जाए कि दीवान खाना में काव्यनो साहित्य प्रकार जणावो तो आपको अछांदस काव्य याद रखना है। कवियत्री क्या कहती है कि दीवान खाने को मैंने व्यवस्थित रीते यानी कि एकदम सही तरीके से बराबर कर दिया है, गोठव दिया है। घड़ी यहीं घड़ी तहीं यानी कभी इधर कभी उधर सब वो चीज़ें बराबर ठीक कर रही है, उसमें तब्दीली कर रही है कि क्या कहाँ अच्छा लगेगा। और ऐसे मानो कि वो जो चीज़ें हैं जिनकी तब्दीली कर रही है उसका मन पूछ कर उसे पूछ कर उसकी जगह बदल रही है और वहाँ दीवान खाने को सजाने की कोशिश कर रही है। कहते हैं कि सोफ़े को और लैंप को उन्होंने नया स्थान दे दिया, उनकी जो जगह है वो बदल दी ताकि और भी सुशोभित हो सके दीवान खाना। जो बारी यानी जो खिड़की के पर्दे हैं वो भी उन्होंने बदल डाले, जाजम बदली, जो गालीचा है वो उन्होंने बदल दिया है। गालीचे की जगह पे उन्होंने क्या किया, वॉल टू वॉल कारपेट बिछा दिया। और ये सब चीज़ों के बदलाव से, ये सब तब्दीलियों से मानो दीवान खाना बहुत ही सुशोभित हो गया है। यहाँ शाब्दिक रूप से हमें बताया जा रहा है कि किस तरह जो काव्य नायिका है वो अपनी अकेलेपन को दूर करने के लिए दीवान खाने में साफ़ सफाई करती है, सुशोभन करती है, हर चीज़ को एक नई जगह देती है, तब्दीलियाँ करती है और इस सुशोभन में अपने आप को व्यस्त रखकर वो अपने अकेलेपन को दूर करना चाहती है। लेकिन जब वो ये सब काम कर लेती है तब क्या होता है देखते हैं। सगड़ू बराबर थाय छे त्यारे ज सगड़ू बराबर थाय छे त्यारे ज छटके छे मारू मन। क्या कहते हैं
कि सब बराबर मैंने रख दिया है, उसके बाद छटके छे मारू मन में, मतलब मेरा मन जाता है इस विचार में कि आ बधामा मने क्या गोठवूँ, ये सब में मैं कहाँ अपने आप को एडजस्ट करूँ, मेरी जगह कहाँ है। केंद्र शोधूँ छूँ, मतलब मैं अपना स्थान ढूंढ रही हूँ, अपना मरकज़, अपनी सही मुकम्मल जगह ढूंढ रही हूँ। जो ये सब चीज़ें तो मैंने इनका मन पूछ कर रख दी, लेकिन अब मेरा क्या, मैं कहाँ एडजस्ट हूँ, ये सवाल वो अपने आप से करती है। ज्याँ हूँ सरखू बैसी सकूँ, जहाँ मैं अच्छे से बैठ सकती हूँ, अपने अकेलेपन को दूर कर सकती हूँ। पण बारी कने थी रस्तो निहारती हूँ, ऊभी ज रहूँ छूँ। लेकिन अंत में वो क्या करती है, बारी कने यानी खिड़की के पास, कने थी मतलब पासे थी, खिड़की के पास खड़ी रहकर वो रस्तो निहारती है, मतलब रास्ते की तरफ देखती है। निहारना मतलब देखना। अकेलेपन का एहसास करती हुई वो खिड़की पास खड़े रह के रास्ते को निहारती है और अकेली खड़ी रहती है। तो यहाँ ये काव्य बहुत ही छोटी है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ही सचोटता से, असरकारकता से कवयित्री ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह अभी आधुनिक वक्त का यानी जदीद वक्त का इंसान पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ है, अपनी फैमिली को और ख़ुद को हर फैसिलिटी मिले, हर सुविधाएं मिले, उसके स्वप्न देखता है। लेकिन ये सब के पीछे वो अपने आप में कितना अकेला हो जाता है, इसका एहसास उसे बहुत वक्त के बाद होता है। तो ये सब सुविधाएं होने के बावजूद भी जो अकेलेपन का एहसास इंसान करता है, या महिला की जो जज्बात है, उसकी संवेदना है, वो बात यहाँ कवयित्री ने हमारे सामने बहुत ही सुंदर तरीके से ये दीवान खाना काव्य में पेश की है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी और सरल काव्य आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर एग्ज़ाम में आपको सवाल आते हैं इसके ताल्लुक़ से, तो आपको याद रखना है कि दीवान खाना को कवयित्री सुशोभित करती है, हर चीज़ की जगह बदलती है उनके मन पूछ कर, लेकिन अंत में वो एकलता का भाव अनुभव करती है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये काव्य समझ में आई होगी। जो होमवर्क आपको मिलेगा वो अपनी नोटबुक में आपको कर लेना है। नेक्स्ट पीरियड में दूसरे लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।